हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। तो आज हम वन शॉट में नीट के लिए कवर करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर। ओके, सो नीट यूजी 2025 के लिए हम वन शॉट की सीरीज़ चला रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास आज के लेक्चर के लिए है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अगर हम बात करें WHO के अकॉर्डिंग, तो WHO क्या बोलती है कि एक इंसान को हम तभी रिप्रोडक्टिवली फिट बोल सकते हैं जब वो चारों एस्पेक्ट से फिट हो। ठीक है, फिजिकली फिट होना चाहिए, सोशली फिट हो, इमोशनली एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट उसके रिप्रोडक्टिव फिटनेस को कंबाइन करके बनाते हैं। तो WHO के अकॉर्डिंग अगर ये सब तरीके से कोई पर्सन फिट है तो हम उसे बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिवली फिट है। ठीक है, तो वो आगे के जो जनरेशन्स बनेंगे उस पर्सन के थ्रू वो भी बहुत हेल्दी जनरेशन्स होंगे। नाउ अब हम जब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो यहाँ पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट किया गया था 1951 में। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, वहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, फिर उनको और थोड़ा डेवलप किया गया और नए नए तरीके के प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए। उसमें एक था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले के टाइम में बहुत सारे प्रेग्नेंट फीमेल्स का डेथ हो जाता था ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, या फिर यूट्रस में ही जो है बच्चे का डेथ हो जाता था। तो इन कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए, यहाँ पर इन डेथ को रोकने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए और बहुत एजुकेट किया गया लोगों को, बहुत सारी फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट दी गई। तो इस रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर आते हैं क्रिएटिंग अवेयरनेस, हमको लोगों को एजुकेट करना है। ठीक है, एंड फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर फुल फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट मिलनी चाहिए जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको, और जो न्यू बॉर्न जो बच्चे हैं उनको भी, न्यू बॉर्न चाइल्ड को भी। ठीक है, हर तरीके की फैसिलिटीज़, हर तरीके के वैक्सीनेशंस, इंजेक्शन, सब कुछ मिलने चाहिए। अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में, क्योंकि डॉक्टर का काम तो सिर्फ हॉस्पिटल तक है कि चाइल्ड बर्थ हो गया वहाँ तक, उसके बाद जब वो घर पे जाएंगे तो आसपास के जो फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनमें भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इनका केयर कैसे करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनमें इंक्लूड की गई। अब अगर हम आते हैं क्रिएटिंग अवेयरनेस में, तो अवेयरनेस कैसे क्रिएट की गई, किन चीज़ों के लिए अवेयरनेस क्रिएट की गई। तो देखो, अवेयरनेस क्रिएट किया गया, गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम था थ्रू ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, या तो थ्रू टीवी, न्यूज़पेपर, या फिर जो लाउड स्पीकर्स में बजाते हुए जाते हैं, तो इस तरीके के नारे लगाए गए, हम दो हमारे दो। ठीक है, कि मतलब दो इंसान हैं, मदर एंड फादर, उनको रिप्लेस अगला दो जो जनरेशन करेगा उसमें दो ही इंसान होने चाहिए। इस तरीके से जो भी बच्चे होंगे उनका इजी प्रॉपर केयर हो सकता है, उनको रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी। अगर बहुत सारे बच्चे होंगे तो वहाँ पर केयर नहीं हो पाएगा, प्रॉपरली केयर नहीं हो पाएगा, तो बहुत सारे बच्चों को वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती है रिसोर्सेज में या फिर किसी भी तरीके की। तो इसीलिए जितने कम बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से उनकी केयर हो पाएगी और वो रिप्रोडक्टिवली एंड हर तरीके से वो फिट रहेंगे सर्वाइवल के इसमें भी। ओके, अब आता है अगला, सेक्स एजुकेशन। जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, टीनेजर्स होते हैं, या फिर जो रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं, इवन इन स्कूल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें कराई गई, धीरे धीरे लोगों को अवेयर कराया गया। इवन इन स्कूल्स थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाया गया। जैसे आपके 10th स्टैंडर्ड में एक हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर है, उसमें भी बताया जा रहा है कि भाई 10th से ही बच्चों को ड्यूरिंग स्कूल एजुकेशन ही बता रहे हैं कि ये चीज़ें होती है, प्यूबर्टी में ये चेंजेस आते हैं, देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम अवेयर कर रहे हैं यंग लोगों को, जो बच्चे हैं उनको भी। अब आते हैं एसटीडीज एंड रिलेटेड नॉलेज पर। एसटीडीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेज होती हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाया गया कि ठीक है ये एक डिजीज़ हो गई है, लेकिन इससे ऐसा नहीं करना होता है कि छुआछूत वाला हम हरकत करें। जिनके साथ ये बीमारी जिनको हो गई है उनको भी एक प्रॉपर केयर की ज़रूरत है, वो भी बीमार हो चुके हैं, जैसे नॉर्मल लोग बीमार होते हैं वो भी बीमार है, तो उनको केयर की ज़रूरत है, ना कि उनसे हम छुआछूत करें। ठीक है, और एसटीडीज कैसे फैलते हैं, उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी भी नॉलेज दी गई। पहले तो कुछ पता नहीं था, बट अब यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि इस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट, एजुकेटिंग पीपल अबाउट द बर्थ कंट्रोल, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो वही चीज़ है कि जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको प्रॉपरली एजुकेट किया गया कि जो अभी न्यू बॉर्न चाइल्ड है और जो मदर है उनकी कैसे हम केयर कर सकते हैं, उनको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है स्टार्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट, बर्थ कंट्रोल भी,
ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसीज ना हो। तो बर्थ कंट्रोल, पहले के ज़माने में बर्थ कंट्रोल नहीं लिया जाता था, बोला जाता था कि भगवान का आशीर्वाद है तो क्यों किसी भी तरीके का कॉन्ट्रसेप्टिव या बर्थ कंट्रोल ले, है ना। बट अब के टाइम पर क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है तो दिस इज़ नेसेसरी। तो बर्थ कंट्रोल के बारे में भी लोगों को धीरे धीरे एजुकेट किया गया है। नाउ स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो फीटस होता है, ग्रोइंग फीटस जो है, उसके अराउंड एक एमनियन का लेयर होता है और वहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड होती है। उस फ्लूइड को निकालते हैं। उस फ्लूइड में एक्चुअली में बच्चे के स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस में हम एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं थ्रू इंजेक्शंस, निकाल सकते हैं। इस एमनियोटिक फ्लूइड में होता है स्टेम सेल्स, मतलब सेल्स होते हैं फीटस के, जो ग्रोइंग फीटस है उसके सेल्स होते हैं। अब इन स्टेम सेल से हम क्या पता कर सकते हैं? दो तरीके के यूज हो सकता है। एक तो जो सेक्स ऑफ चाइल्ड है वो पता कर सकते हैं कि जो बच्चा होने वाला है वो मेल है या फीमेल है। पर इससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब पता चल जाए मेल है या फीमेल है तो कई बार फीमेल चाइल्ड को मार दिया जाता था यूट्रस के अंदर ही, पहले के ज़माने में बहुत होता था। तो इसे हम बैन करते हैं, तो इसे हमने बैन किया, मतलब गवर्नमेंट ने इसे बैन किया। तो इसीलिए हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। किस चीज़ के लिए? ताकि हम सेक्स ऑफ चाइल्ड पता ना लगा सके, नहीं पता चलना चाहिए बर्थ के पहले कि मेल है या फीमेल चाइल्ड है। बट इसका एक फ़ायदा क्या होता है? इसका एक फ़ायदा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट कर सकता है। कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? सेल्स है, सेल्स के पास न्यूक्लियस होंगे, अंदर क्रोमोसोम होगा, जेनेटिक मटेरियल है। तो वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि इस जो भी चाइल्ड हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है फीटस में, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर जो है बहुत ही ज़्यादा टॉर्चरिंग हो सकता है। अगर वो चाइल्ड का बर्थ हो गया उसके पूरे लाइफ में, पूरे लाइफ टाइम के लिए टॉर्चरिंग हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत टाइप के होते हैं, डाउन सिंड्रोम है, फिर ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है उसके लिए डिजीज़, बहुत सारे टाइप के डिजीज़ होते हैं, थैलेसीमिया है, फिर हेमोफीलिया है, इस टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर इनका हम पहले पता लगा लेते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियो स्टेज, फीटल स्टेज, वहाँ पर देयर इज़ अ चांस कि हम उनको सही कर सकते हैं। अगर सही कर पाए तो हम सही करते हैं, अदरवाइज अगर बिल्कुल ही सही नहीं किया जा सकता उस कंडीशन में चाइल्ड का अबॉर्शन कराया जाता है। क्योंकि इस तरीके से चाइल्ड का बर्थ हो और उसके बाद वो पूरी लाइफ उसको झेलते रहे, दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए हम इसको अलाउ करते हैं, लेकिन चाइल्ड का सेक्स पता करने के लिए हम अलाउ नहीं कर सकते। इसीलिए पूरी तरीके से बैन नहीं है, लेकिन स्टैच्यूटरी बैन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। हमें पता है कि धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत जल्दी इधर इस पिछले डिकेड में, पिछले अप्रॉक्स 4-5 डिकेड में बहुत तेज़ी से राइज की, ठीक है। इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब कुछ एक्सप्लोड कर गया है। क्या एक्सप्लोड किया है? पॉपुलेशन। अब इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से हो क्या रहा है? इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से हर एक रिसोर्सेज की कमी हो रही है। जितने लोग हैं, लाइक फॉर अर्थ में जितने लोग अभी हैं, अगर इससे दुगने लोग हो जाए इन फ्यूचर, तो क्या जगह कम पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, जगह कम पड़ेगी, रिसोर्सेज, फूड वगैरह कम पड़ेंगे, केयर, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो कम पड़ेगी। जैसे हमने कोविड में देखा, कोविड के टाइम पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की कितनी कमी हो गई थी, लोगों को ज़मीन पर लिटा कर इलाज किया जा रहा था। ये सबने हमने देखा है, टीवी में देखा है, हर जगह हमें पता है। इतने कम बेड थे हमारे पास हॉस्पिटल्स में, क्योंकि लोग ज़मीन पे लेटे हुए थे। कई बार ऐसा हो रहा था कि लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं, और कहाँ करेंगे? ज़मीन पे, हॉस्पिटल की ज़मीन पर डाक कर रहे, उसके बावजूद इतने पेशेंट्स आ रहे हैं कि जगह नहीं। तो हम कहीं ना कहीं अभी भी लैक कर रहे हैं कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो हम शायद उसके लिए अभी उतने प्रिपेयर्ड नहीं हैं इस टाइप के इमरजेंसी कंडीशंस के लिए। हो सकता है फ्यूचर में प्रिपेयर हो जाए, बट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो किया। 1900s में वर्ल्ड का पॉपुलेशन हमारे पास 2 बिलियन था, 2 बिलियन।
जो ग्रो किया है 3 टाइम्स, कितने 100 साल में 3 टाइम्स ग्रो कर गया, एंड 11 साल में ये वापस से 7.2 बिलियन हो गया। और अभी शायद इस साल या पिछले साल रिपोर्ट आई थी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 8 बिलियन पहुंच चुका है। ठीक है, तो आई गेस 2024 या 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन पर पहुंच चुका है। हम इतने फास्ट रेट से ग्रो कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, हमें ही प्रॉब्लम होने वाली है इन फ्यूचर। हर एक रिसोर्सेज के लिए लोग एक दूसरे से compete करेंगे। ठीक है, रीजंस क्या है? रीजंस यही है कि हमारे पास फैसिलिटीज पहले के मुकाबले बढ़ गई है। ठीक है, पहले बिल्कुल ही फैसिलिटीज नहीं थी हेल्थ केयर की, पहले के मुकाबले बढ़ गई, जिसकी वजह से मॉर्टेलिटी रेट कम हो चुका है। बट यहाँ पर पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड होता रहे तो वो भी हमारा जो अभी की फैसिलिटी है वो भी कम पड़ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला, हमारे फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहले के मुकाबले थोड़ी बढ़ी है, जिसकी वजह से डेथ रेट, मॉर्टेलिटी रेट कम हुआ है। बट अगर इसी स्पीड से हम पॉपुलेशन ग्रो करते रह गए तो अभी की जो फैसिलिटी है वो कम पड़ जाएगी इन फ्यूचर पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए। फ्यूचर पॉपुलेशन को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देने के लिए हम काफ़ी नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रीजंस क्या है? डिक्रीज इन मॉर्टेलिटी रेट, और मेनली चाइल्ड और मदर की। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है जो अच्छी बात है, बट इससे एक डाउनसाइड क्या हुआ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गया। हर एक चीज़ की एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा होता है। हर एक कॉइन का 2 साइड होता है। ठीक है, कॉइन का सिर्फ एक साइड नहीं होता, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी। तो हमने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत पहले के मुकाबले अच्छी की है, बट उसका हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर जा रहा है। दूसरा, इंक्रीज इन number of people who are in reproductive age। तो क्या हो रहा है, जितने ज़्यादा पीपल रिप्रोडक्टिव एज में होंगे, अप्रॉक्स 20 से 40 ईयर्स को हम मान के चलते रिप्रोडक्टिव एज होता है। अब जितने ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा पॉपुलेशन उस रिप्रोडक्टिव एज में होंगे, वो जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो और ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन आएंगे। तो ये 2 मेन रीजंस है जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब बहुत हाई रेट में पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या रीजंस है? मॉर्टेलिटी कम हो गई है एंड रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग बढ़ गए हैं। प्रॉब्लम क्या होने वाली है, हर एक चीज़ के लिए लोग compete कर रहे हैं, शेल्टर के लिए, फूड के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए, इवन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सीट, मान लेते हैं हम सीट 1 है, कैंडिडेट्स 5 है, तो अगर एक सीट को लेना हो तो बाकी 4 को तो हमें हराना पड़ेगा। तो हम हर एक चीज़ में कम्पीट कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है जितने लोग हैं। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इस पॉपुलेशन को अगर हमें लिमिट में रखना है, ठीक है, कम तो नहीं कर सकते बिल्कुल एकदम से ड्रास्टिकली, लिमिट में रखना है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल्स। बर्थ कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले के ज़माने में एक घर में 10-10 भाई बहन हुआ करते थे, अब नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट की एक जो नारा चला था, हम दो हमारे दो, 2-3 भाई बहन बस। पर पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, एक ही घर में बहुत सारे बच्चे होते थे, क्योंकि पहले बर्थ कंट्रोल्स नहीं यूज़ किया जाता था। उनको या तो शर्म आती थी क्योंकि दुकान पे जाके लेना होगा, या ड्यू टू एनी रीज़न एक होता था कि नहीं, दिस इज़ नॉट गुड, ये नहीं यूज़ करना है। बट अभी गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है और लोगों को अवेयरनेस भी आई है कि इतने ज़्यादा बच्चों को हम नहीं पाल सकते, इतने ज़्यादा बच्चों का हम खर्च नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल्स अभी थोड़े पॉपुलर हुए हैं। अब इन बर्थ कंट्रोल्स को हम बोलते हैं, बहुत सारे तरीके हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब जो हम अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका है बर्थ कंट्रोल का, कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें हम अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करेंगे। मान लो एक कपल है, वो अभी रेडी नहीं है फॉर द चाइल्ड, तो वो यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। जब वो रेडी हो जाएंगे कि अब हम फैमिली आगे बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करना बंद कर देंगे। तो इस तरीके से काम करती है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं उनके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, मतलब हर चीज़ को हम एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज़ कर सकते। कुछ एक
फीचर्स, कुछ एक चीज़ें होनी चाहिए, चेक बॉक्स में टिक होना चाहिए कि इसे ही एक सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर की 4-5 प्रिस्क्रिप्शंस लग रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए, ठीक है। ईजिली जिस भी पर्सन को चाहिए, जिस भी कपल को चाहिए, वो जाके दुकान से ले सके, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, ईजी टू यूज़ होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि या तो वो खुद जो पर्सन है वो खुद यूज़ कर सके, या तो एक नॉर्मल से कोई सा भी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में जाके डॉक्टर या नर्स वो इजीली इम्प्लांट कर सके, या फिर इजीली वो हेल्प कर सके, ताकि पेशेंट उसको, मतलब जो पर्सन है वो इसे अप्लाई कर सके। नाउ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नो और वेरी मिनिमम लीस्ट साइड इफ़ेक्ट। लीस्ट साइड इफेक्ट। अब देखो, हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी होती है, अगर लिमिट से थोड़ी एक्सीड हुई, या फिर जहाँ हम नेचुरल चीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि बर्थ कंट्रोल से या फिर कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, एक नेचुरल चीज़ को रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ पर हम नेचुरल चीज़ों को रोकेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स आएंगे, बट ये साइड इफेक्ट बहुत कम होने चाहिए, ना के बराबर। ऐसे नहीं होना चाहिए कि पर्सन को डे टू डे लाइफ में बहुत दिक्कत हो रही है या कोई बीमारी कर दी है, ऐसे साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। They must be reversible। रिवर्सिबल मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि अगर एक कपल को अब वो अभी तैयार नहीं है फॉर द फैमिली, अभी उनको नहीं चाहिए, तो वो यूज़ करेंगे। जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम फैमिली आगे बढ़ा सकते हैं, उस वक्त ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करना बंद कर देंगे। तो दे मस्ट बी रिवर्सिबल, ठीक है। ना एक लास्ट पॉइंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कि जो भी पर्सन उसे यूज़ कर रहा है उसके किसी भी तरीके से उसको साइड इफेक्ट नहीं कॉज करना चाहिए इन द सेक्सुअल डिज़ायर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके सेक्सुअल डिज़ायर को कम कर दिए या हार्मोन लेवल को एकदम बिल्कुल ही बिगाड़ दिए है बॉडी में, ठीक है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि ये एक सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और इसे यूज़ करने के लिए अलाउ किया जाएगा इन द पब्लिक। जैसे यहाँ पर हम एक देख रहे हैं, दिस इज अ मेल कॉन्डम, दिस इज अ फीमेल कॉन्डम, ठीक है। ये एक तरीके का बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होता है। अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं, पहला जो है हमारे पास बैरियर मेथड आता है। ना बैरियर मेथड जो होता है, बैरियर मेथड में हम क्या करते हैं कि एक बैरियर क्रिएट करेंगे जहां पर फीमेल गैमेट मेल गैमेट से नहीं मिल सकती है, ठीक है। हम फीमेल के बॉडी के अंदर मेल गैमेट की एंट्री अलाउ नहीं करेंगे, ये एक तरीके का बैरियर क्रिएट करेंगे। अब बैरियर में यूज किया जा सकता है या तो फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में दो तरीके के हो सकते हैं, एक जो नॉन रीयूजेबल है या फिर वन टाइम यूज होते हैं, वन टाइम यूज है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये कॉन्डम्स जो होते हैं वो वन टाइम यूज है, मेल के लिए भी आते हैं, फीमेल के लिए भी आते हैं, ठीक है। तो वन टाइम यूज में हमारे पास आते हैं कॉन्डम्स। एक गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएट किया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, उसका नाम है निरोध, जो गवर्नमेंट फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। अगला आता है जो कि रीयूजेबल होता है, रीयूजेबल टाइप ऑफ बैरियर मेथड। रीयूजेबल टाइप ऑफ बैरियर मेथड में हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर ये फीमेल्स के लिए होते हैं, ये जो होते हैं ये दोनों मेल्स के लिए भी हो सकते हैं, फीमेल के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें एक एडवांटेज ये है कि मेल या फीमेल दोनों खुद से यूज़ कर सकते हैं, किसी डॉक्टर या नर्स की हेल्प की ज़रूरत नहीं, किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर की हेल्प की ज़रूरत नहीं, पर्सनली यूज़ कर सकते हैं। नाउ रीयूजेबल मेथड में हमारे पास फीमेल्स के लिए होते हैं, यहाँ पर फीमेल्स यूज़ कर सकती हैं डायफ्राम,
सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। ठीक है, ये होते हैं, ये भी फीमेल के वेजाइना में इंसर्ट किए जाते हैं ताकि जो जब भी इंटरकोर्स हो तो वो मेल का जो स्पर्म है वो वेजाइना में अंदर एंटर ना किया कर सके, तो एक बैरियर क्रिएट कर देगा। डायफ्राम, ये नाम डायफ्राम है, वो हमारे बॉडी में जो डायफ्राम होता है वो वाला नहीं है। ठीक है, हमारे बॉडी का जो मसल है वो डायफ्राम नहीं है। नाउ फिजिकल बैरियर के बाद हम आ जाते हैं केमिकल बैरियर पर। केमिकल बैरियर में कुछ क्रीम्स आती है और जेलीज आते हैं, कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स एंड जेलीज आते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स एंड जेलीज मतलब ये स्पर्म को किल करेंगे, स्पर्म का मतलब स्पर्म को मारेंगे। ठीक है, तो इन स्पर्मिसाइडल क्रीम या जेलीज को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में लगाया जाता है ताकि जो भी स्पर्म आए, अगर आते हैं तो वहाँ पर वो उसी जगह पर किल हो जाए। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन में भी यूज़ किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इन्हें यूज़ करना है, इन्हें यूज़ करना है। बेटर है अगर ये दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाए फॉर हाईएस्ट इफेक्टिविटी। इनमें एक फ़ायदा ये है इनको यूज़ करने के कि जो बैरियर मेथड होता है इनमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ऑलमोस्ट नो या ऑलमोस्ट नो साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है, रिवर्सिबल होते हैं बिल्कुल, जब यूज़ करना है तभी के लिए बस काम आएंगे, अदरवाइज कोई लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं होगा। बट देयर इज़ अ चांस ऑफ फेलियर, तो इनमें चांसेस ऑफ फेलियर रहती है। ठीक है, देयर इज़ अ स्लाइट चांस ऑफ फेलियर, ओके, बहुत हाई। फिर हम आते हैं नेक्स्ट मेथड है हमारा नेचुरल। एक्चुअली नेचुरल हमें पहले कवर करना चाहिए था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल मेथड में हमारे पास हम वो सारे मेथड्स इंक्लूड करते हैं जो नेचुरली हम कर सकते हैं, जहाँ बाहर से कोई चीज़ों को हमें यूज़ नहीं करना है, कोई बैरियर मेथड नहीं, कोई क्रीम एंड जेलीज नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो नेचुरल मेथड में सबसे पहले आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें क्या होता है, फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, फीमेल में हमने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था तो हमने बोला था 14th डे पर ओवुलेशन होता है। 14th डे पर ओवुलेशन होगा 14th डे पर। 14th डे पर जब ओव्यूलेशन हो रहा है तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि 14th डे से 3 दिन आगे 3 दिन पीछे। ठीक है, ये जो टाइम होता है सबसे बेस्ट टाइम होता है टू कंसीव। नाउ इस ड्यूरेशन में अप्रॉक्स फ्रॉम डे 11th टू डे 17th अगर इंटरकोर्स अवॉइड किया जाए तो देयर इज़ अ हाई चांस कि प्रेगनेंसी नहीं होगी इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। ठीक है, तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मतलब इस पीरियड के टाइम पर इंटरकोर्स ना किया जाए तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो सकती है, अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड विड्रॉल। विड्रॉल मेथड में क्या होता है, यहाँ पर मेल जो है विड्रॉ कर लेते, मेल विड्रॉ देयर पेनिस just before ejaculation। तो इस मेथड में क्या किया जाता है कि जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है तो जैसे ही इजैकुलेशन होना हो तो मेल अपना पीनिस विड्रॉ कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं विड्रॉल मेथड। नेक्स्ट, लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है, इसमें अगर एक चाइल्ड बर्थ हो चुका है, ठीक है, एक प्रेगनेंसी कंप्लीट हो चुकी है, एक चाइल्ड बर्थ हो चुका है, अब वो चाइल्ड क्या करेगा, फीड करेगा
ऑन द मदर्स मिल्क, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क पर फीड करेगा। तो ड्यूरिंग द टाइम जब वो चाइल्ड एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क ही उसका खाना है, उसको बाहर से कुछ और नहीं खिलाया जा रहा है, ना दाल का पानी, ना कुछ बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं पिला रहे हैं हम, ठीक है। तो जब एक्सक्लूसिवली मदर्स मिल्क पर फीड कर रहा है उस टाइम पे क्या होता है, देयर इज़ अ वेरी वेरी लो चांस कि वापस से एक ओवम रिलीज होगा और वापस से प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश होगी। लेकिन ये सिर्फ तब है जब एक्सक्लूसिवली ओनली फीड्स ऑन मदर्स मिल्क, ठीक है, जब एक्सक्लूसिवली फीडिंग होगी तब। अगर बीच बीच में हम ऐसा कर रहे, दाल का पानी पिला रहे हैं, कोई दवाई खिला रहे हैं या कुछ और खिला दिए कि कुछ गीला सा खिला दे रहे हैं बच्चे को, दूध पिला दे रहे हैं बाहर से, ठीक है, तो इस टाइम में ये चीज़ें नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर ये फेल कर जाएगा। अब लैक्टेशनल एमेनोरिया का हम टाइम जो बोलते हैं, मैक्सिमम 6 मंथ्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो चाइल्ड बर्थ हुआ है तो मैक्सिमम 6 मंथ्स तक ही ये काम करेगा, उसके बाद ये काम नहीं करता। अब नेचुरल मेथड में कुछ चीज़ें अच्छी है तो कुछ चीज़ें बुरी है। यहाँ पर तो देर इज़ नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट का चांस ही नहीं है, ठीक है, नो साइड इफेक्ट, बट देर इज़ हाई चांसेस ऑफ फेलियर, बहुत हाई चांसेस होते हैं इनमें से किसी भी चीज़ का फेल होने का। तो देर इज़ वेरी हाई चांस ऑफ फेलियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस पर, IUDs। ये इम्प्लांट्स है और IUDs को हम एक साथ कवर करते हैं, इम्प्लांट्स या इंजेक्शंस एंड IUDs, ठीक है ना। सबसे पहले आ जाते हैं इम्प्लांट्स पे। ये इस तरीके का जो एक NCERT की फोटो है, डायग्राम है, उसमें इम्प्लांट दिखाया गया है। अब इन इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस में भी हार्मोनल कॉम्बिनेशंस होते हैं, किसके किसके, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशंस होते हैं। वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन इम्प्लांट्स को स्किन के अंदर, ठीक है, स्किन के अंदर इनको इम्प्लांट किया जाता है या फिर इंजेक्शंस दिए जाते हैं हार्मोनल कॉम्बिनेशंस के। कौन कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब इनके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में, जिसकी वजह से हम क्या प्रिवेंट करेंगे, जिसके वजह से हम ओव्यूलेशन प्रिवेंट कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इम्प्लांट्स एंड इंजेक्शंस। IUDs इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे कॉपर टी, ठीक है, मल्टीलोड 375, ये सारे नाम हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के। कॉपर टी जैसे यहाँ पर हमने देखा, ये है कॉपर टी, ठीक है। सी कॉपर टी है, टी शेप्ड स्ट्रक्चर है, टी शेप, और यहाँ पर एक वायर है, ये इंसर्ट करने के लिए और फिर निकालने के लिए काम आता है। अब ये जो कॉपर टी है, टी शेप स्ट्रक्चर है, ये कॉपर आयंस रिलीज करते हैं, कहाँ पर, यूट्रस में, यूट्रस में इम्प्लांट किया जाएगा अगर, तो ये क्या हम बोल सकते हैं कि यूट्रस में, क्योंकि हम इसे इम्प्लांट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये पर्सनली जो इंसान है वो खुद यूज़ नहीं कर सकता, खुद इम्प्लांट नहीं कर सकती है फीमेल। यहाँ पर एक डॉक्टर या नर्स, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो ये खुद से नहीं किया जा सकता। सो दे नीड अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। सेम फॉर दिस, दे ऑल्सो यहाँ पर भी नीड अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। दोनों जगह पर। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, बैरियर मेथड पढ़ा, कोई ज़रूरत नहीं है, खुद से यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल में ज़रूरत ही नहीं है,
पर इंजेक्शन, इम्प्लांट्स एंड आईयूडीज में एक डॉक्टर या एक नर्स होने ही चाहिए, ठीक है, वही कर सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये करेंगे कॉपर आयंस रिलीज। कॉपर आयंस रिलीज, कॉपर आयंस का काम क्या है, दे एक्ट एज स्पर्मिसाइडल, ये भी जो है स्पर्म्स को मारेंगे, दे किल स्पर्म, स्पर्म मारेंगे। दूसरा ये क्या करेंगे, मोटिलिटी को कम कर देंगे, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये दो काम कर सकते हैं कॉपर टी, स्पर्म को मार देंगे और मोटिलिटी, अगर नहीं मारे तो मोटिलिटी को कम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक हमारे पास और है ओरल पिल्स, ठीक है। ओरल पिल्स, ओरल पिल्स को हम स्टडी कर लेते हैं पहले, फिर हम आते हैं सर्जिकल मेथड पर। ओरल पिल्स में क्या होते हैं, ओरली लिया जा सकता है, यहाँ पर ये प्रिस्क्राइब किए जाएंगे एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं हम, बट ये पर्सनली यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ना लेना हो तो भी यूज़ किया जा सकता है, जाकर दवा की दुकान पे लेकर आ सकते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले सकते हैं, फ्री में मिल जाता है। तो ओरल पिल्स में भी हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। अब इनमें या तो डेली पिल्स आ सकते हैं, जो डेली 21 डेज तक लेना होता है, ठीक है, बीच में 7 दिन का हमें गैप देना होता है, फिर 21 डेज हम स्टार्ट करेंगे। और ये डेली पिल्स तब तक लेना है जब तक फीमेल प्रेगनेंसी नहीं चाहती, जब फीमेल को प्रेग्नेंट होना हो, जब फैमिली प्लानिंग करनी हो, फैमिली आगे बढ़ाना है, तो ये पिल्स लेना बंद कर देना है, ठीक है ना। डेली पिल्स आते हैं, वंस अ वीक पिल भी आते हैं, या वीकली पिल बोलते हैं हम, वंस अ वीक पिल, जैसे सहेली होता है, सहेली जो है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन स्टेरॉयडल, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल होता है ये। नॉन स्टेरॉयडल मतलब ये जो हमने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बोला, ये स्टेरॉइड्स थे, बट सहेली जो है वंस अ वीक पिल में एक एग्जाम्पल है सहेली का, जो कि नॉन स्टेरॉयडल है। बट ऐसा नहीं है कि वंस अ वीक पिल जो होते हैं सारे के सारे नॉन स्टेरॉयडल होते हैं। सहेली इज एन एग्जाम्पल, जो कि CDRI लखनऊ में बनाया गया है। हमारे इंडिया का ही इन्वेंशन है, CDRI लखनऊ में ये बनाया गया है, और ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जाता है इसे लेने के लिए, ठीक है ना। ये पिल्स हुए, प्लस एक और तरीके के पिल्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड द इमरजेंसी पिल्स, या फिर मॉर्निंग आफ्टर पिल। इमरजेंसी पिल या मॉर्निंग आफ्टर पिल ये तब लिया जाता है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, उसके बाद ये लिया जाता है, ठीक है। ये सारे जो होते हैं डेली यूज़ के होते हैं, ये वंस अ वीकली पिल लेना होता है, ये एक टाइम पीरियड के बाद लेना है, पर ये एक बार लिया जाएगा ओनली इन एन इमरजेंसी कंडीशन, जब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, ओके। और कब लेना चाहिए, विद इन 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स, 72 आवर्स के अंदर अंदर लेना होगा, आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स विच इज़ अनप्रोटेक्टेड, उसके बाद 72 आवर्स के अंदर अंदर लेना होता है। ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करेंगे, पहले तो ये क्या करेंगे, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ है तो और होने नहीं देंगे, ठीक है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन। अगर ओव्यूलेशन हो चुका है देन दे विल प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे, और अगर फर्टिलाइजेशन भी हो चुका है इन एनी केसेस तो ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे, ठीक है, ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। तो ये 3 तरीके से काम कर सकते हैं। अब हम आते हैं, अगला मेथड हमारा जो है दैट इज द सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में एक और चीज़ हमें पढ़नी है, एक मेन चीज़ जो है सर्जिकल मेथड में, वो ये है कि दिस इज इररिवर्सिबल, ठीक है। साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बट ये रिवर्सिबल नहीं है,
बिल्कुल भी। एक बार सर्जरी हो गई तो हो गई, उसके बाद हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये तब सजेस्ट किया जाता है बाय डॉक्टर्स, या ये तब लोग करवाते हैं जब उनको होता है कि अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें और कोई भी बच्चा नहीं चाहिए, तब करवाया जाता है। अब दो तरीके के सर्जिकल मेथड्स जो होते हैं, मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। ये जो मेल वाला सर्जिकल मेथड है, एनसीईआरटी का डायग्राम अगेन वैसेक्टोमी कहलाता है। फीमेल में अगर हम सर्जरी कराते हैं तो दैट इज कॉल्ड द ट्यूबेक्टोमी। ओके, हम करा क्या रहे हैं यहाँ, ये है हमारा टेस्टिस, दिस इज द टेस्टिस। यहाँ से ये जो निकल रहा है दिस इज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को हमने कट कर दिया है और टाई कर दिया है। कहाँ से इंसिजन किया हमने, यहाँ पर जो स्क्रोटम था इसमें जो इंसिजन करते हैं, क्योंकि हम कट कर रहे हैं तो हमें बॉडी में कुछ तो पंक्चर करना होगा, तो इंसिजन जो हम करते हैं यहाँ पर इंसिजन करते हैं विद इन स्क्रोटम, जो इसका टेस्टिस का बैग है। वहाँ से हम क्या करते हैं, इधर कट करेंगे, टाई करेंगे एंड देन ये ब्लॉक हो जाता है। इससे क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर स्पर्म्स बना है बट स्पर्म का रास्ता हमने ब्लॉक कर दिया, तो ये सिर्फ यहीं तक जाएगा और आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमारे सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, जो कि सेमाइनल प्लाज्मा तो यहाँ पर भेजेंगे। तो जो सेमाइनल प्लाज्मा है, जब हम यूरेथ्रल मीटर से जो भी बॉडी से बाहर आएगा तो वो क्या होगा, सेमाइनल प्लाज्मा। सीमेन नहीं बोलेंगे क्योंकि सीमेन इज सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, तो ओनली सेमाइनल प्लाज्मा बॉडी से बाहर आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स पर। फीमेल्स में क्या होता है, सिमिलरली फीमेल्स में भी हम यहाँ पर कट एंड टाई करेंगे, लेकिन हम किसका करेंगे, फेलोपियन ट्यूब्स को कट एंड टाई करेंगे। अगेन सेम चीज़, ओवम यहाँ से रिलीज तो होगा, यहाँ तक आएगा बट आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, जब ओवम ट्रांसपोर्ट यहाँ पर नहीं हुआ तो यहाँ पर कोई चांस नहीं है इम्प्लांटेशन का। तो यहाँ ओवम के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर रहे हैं या स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम इंसाइशन करते हैं, तो इंसेशन करते हैं इन एब्डोमेन, एब्डोमिनल एरिया में हम करते हैं। यहाँ पर स्क्रोटम में करते हैं और फीमेल्स में एब्डोमिनल एरिया में करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एमटीपी। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, मतलब जब अबॉर्शन अलाउ किया जाता है, ठीक है, मेडिकली टर्मिनेट कर रहे हैं हम, वहाँ पर अपने आप नहीं हो गया है, कई बार अबॉर्शन अपने आप हो जाता है फीमेल्स के अंदर, उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम मेडिकली टर्मिनेट कर रहे हैं मेडिकली, या फिर हम हॉस्पिटल्स में जाके, नर्सिंग होम्स में जाके वहाँ जब अबॉर्शन कराया जाता है उसे बोला जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये इंडिया में पहले लीगलाइज्ड नहीं था, बाद में लीगलाइज हुआ है 1971 और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं 2017 में। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो इंडिया में अलाउड तभी है अगर फीमेल जो है वो 12 वीक्स प्रेग्नेंट हो, उसके पहले तक, ठीक है, बिफोर या अप टू 12 वीक्स प्रेगनेंसी, या फिर हम इसे कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो पहले 3 महीने तक ही अलाउड है क्योंकि वो सेफ माना जाता है अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, सेफ माना जाता था, इसके बाद सेफ नहीं माना जाता है। और अबॉर्शंस जो है अलाउड तभी होंगे जब या तो कोई ऐसा केस हो जहाँ पर रेप केस हुआ हो, ठीक है, इस तरीके का कोई केस हुआ हो, या फिर कोई दिक्कत हो रही है कि ऐसा कोई कंडीशन है जहाँ पर मदर की लाइफ को मतलब मुश्किल में है मदर की लाइफ की, अगर चाइल्ड का डेवलपमेंट हुआ, बर्थ हुआ, तो मदर की लाइफ को रिस्क है, या फिर जो चाइल्ड जो बर्थ लेने वाला है, जो चाइल्ड जो आने वाला है उसके हेल्थ को कोई रिस्क है, या फिर एबनॉर्मल चाइल्ड पैदा होने वाला है, ठीक है, तो इन कंडीशंस में अलाउ किया जाता है। अब जो अमेंडमेंट आया अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हम 12 वीक्स तक तो ये वाला तो लाएंगे, ठीक है, दिस इज सही है, ये पहले रहेगा ही, अप टू 12 वीक्स तो सेफ है ही, अप टू 12 वीक्स करा सकते हैं। बट अगर हमें इसके बाद कराना है, आफ्टर 12 वीक्स कराना है,
तो यहाँ पर 2 मेडिकल ऑफिसर की रिटन परमिशन चाहिए, ठीक है, रिटन परमिशन ऑफ 2 मेडिकल ऑफिसर्स लगेगी। उसमें भी कंडीशन यही है कि या तो मदर के हेल्थ को रिस्क है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, या जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको कोई एबनॉर्मल डिजीज़ है, किसी तरीके से फिजिकली मेंटली अनफिट है, या कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर जिसको हम बिल्कुल क्योर नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में ही आफ्टर 12 वीक्स अलाउ किया जाएगा MTP और विद द परमिशन ऑफ जेनाइटल वार्ड्स, ठीक है, हर्पीज, हेपेटाइटिस बी, HIV, सिफिलिस, गोनोरिया। तो ये सारे डिजीजेस जो होते हैं ये सब थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, थ्रू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ये फैलते हैं एक इंसान से दूसरे इंसानों में। अब इनमें ये जो हर्पीज़ है, हेपेटाइटिस बी और HIV, ये 3 जो डिजीजेस है दे आर इनक्योरेबल, ये क्योर नहीं किए जा सकते। किसी ना किसी तरीके से कुछ टाइम तक पेशेंट को ठीक रखा जा सकता है, दवा दे सकते हैं, उसके लाइफ को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश हम कर सकते हैं, बट प्रॉपर क्योर, एक अल्टीमेट क्योर जो है इनका नहीं है आज तक। हमें भी पता है जैसे HIV के बारे में सबको पता होता है कि HIV अगर किसी को हो जाता है तो वहाँ पर पूरी तरीके से वो क्योर कभी भी नहीं होता है। उसमें क्या करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, टाइम टू टाइम देते रहते हैं पेशेंट्स को, ताकि उसका लाइफ थोड़ा सा हम प्रोलॉन्ग कर सके, थोड़ी सी उसकी ज़िंदगी हम बढ़ा सके, बट पूरी तरीके से HIV क्योर नहीं हो पाया है आज तक, ठीक है। तो इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी भी क्योर नहीं हो पाया है पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और इसी तरीके से हर्पीज़ भी, ओके। अब ये सारे जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीजेज है ये किस एज ग्रुप में ज़्यादातर कॉमन है, ये उस एज ग्रुप में कॉमन है जहाँ टीनेजर्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग होते हैं। 15 to 24 ईयर्स, 30 ईयर्स के आसपास के एज ग्रुप वाले लोगों में सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, ओके। अब ये फैलते कैसे हैं, इनका नाम में ही है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, मतलब ये थ्रू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कहीं ना कहीं फैलेंगे। अब जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फैलने वाले सारे के सारे डिजीजेस आते हैं, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कोई श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते कि ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ही फैलाए गए हैं। जैसे HIV के बारे में कॉमनली ये नोशन होता है कि अगर किसी को HIV हो गया तो उसे बुरी नज़रों से देखा जाता है कि भाई इसने कुछ गलत किया है, या इसको थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स HIV हुआ है। नहीं, कुछ डिजीजेज ऐसे होते हैं जो कि बॉडी फ्लूइड्स से फैलते हैं, एक्चुअली उनमें HIV आता है। तो कैसे फैलता है, थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। जैसे अगर हम HIV की बात करें तो HIV जो डिजीज़ है वो बॉडी के फ्लूइड ट्रांसफ़र से फैलते हैं। अगर किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन ने अपना ब्लड डोनेट किया किसी हेल्दी पर्सन को, तो जो हेल्दी पर्सन है उसको भी HIV हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते हैं कि अगर एक इंसान को HIV है तो उसको सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही हुआ है। थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन फैलता है, थ्रू मदर से फीटस को फैलता है, माँ से बच्चे को जा सकता है प्लेसेंटा के थ्रू, मदर्स मिल्क के थ्रू, ठीक है। तो अगर प्रेग्नेंट विमेन को HIV है तो उसके बच्चे को भी वो हो सकता है, प्लेसेंटा के थ्रू उसका वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है, थ्रू मदर्स मिल्क ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरी बात, तीसरी चीज़, अगर इन्फेक्टेड नीडल्स यूज़ किया जाए, मतलब एक HIV इन्फेक्टेड पर्सन है उसको हम सेम नीडल से इंजेक्शन दे रहे हैं और एक हेल्दी पर्सन को भी उसी नीडल से हमने इंजेक्शन दे दिया, नीडल चेंज नहीं किया है, तो यहाँ से जो वायरस है वो इस वाले पर्सन को भी फैलेगा, ठीक है। तो इन्फेक्टेड नीडल थ्रू मदर्स मिल्क और प्लेसेंटा, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी फैलता है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो फैलता ही फैलता है। तो जहाँ पर भी बॉडी फ्लूइड, एक इंसान का बॉडी फ्लूइड दूसरे इंसान के बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहा है और अगर उसमें कहीं भी HIV का वायरस है तो वो एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे बुरी नज़रों से नहीं देखना चाहिए, ऐसा नोशन नहीं बनाना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से ही फैलते हैं, ओके। और भी रूट्स हो सकते हैं, मेनली बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स में सेम जिस तरीके से फैला है उस तरीके से प्रिवेंट करेंगे। कैसे फैला है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैला है, तो ब्लड जब भी डोनेट करना है पूरी तरीके से चेक होना चाहिए कि कोई से भी इन्फेक्शन ना हो डोनर के ब्लड में, ठीक है।
दूसरी बात, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनका फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए, उनमें ऐसा कोई भी वायरस ना हो जो कि थ्रू प्लेसेंटा बच्चे को जा सके, ये कर सकते हैं। नीडल्स, जो इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं वो हमेशा नया यूज़ होना चाहिए, न्यू पैकेट से फाड़ कर यूज़ होना चाहिए, पुराना नीडल कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, जो यूजुअली जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं इंट्रावेनसली, ठीक है, नीडल्स से, उनमें ये बहुत कॉमन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हर बार एक नया नीडल नहीं खरीदेंगे, वो एक ही नीडल से, जितने भी लोग बैठे होते हैं सब एक ही नीडल से ड्रग्स लेते हैं, उनमें ये बहुत कॉमनली पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम अवॉइड करें, जैसे ब्लड डोनर को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जिसको ब्लड चाहिए तो वहाँ पर ट्रांसफ्यूजन चाहिए, बट हम वहाँ एक चेक कर सकते हैं कि जो डोनर है उसका ब्लड हेल्दी है या नहीं है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रख सकते हैं जिससे कि एसटीडीज प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर एक बार हो गया तो इनका तो क्योर है, इनको तो हम क्योर कर सकते हैं, बट अगर ये वाले हो गए तो इनको क्योर नहीं किया जा सकता, इसीलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है इनफर्टिलिटी। नाउ इनफर्टिलिटी एक बहुत ही इमर्जिंग प्रॉब्लम हो गया है आजकल के टाइम में। जो कपल्स होते हैं कई बार वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है ड्यू टू एनी रीज़न, मे बी उनका जो गैमेट्स है वो सही क्वालिटी के नहीं है, या फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जा रहा है तो वहाँ पर यूट्रस इतना हेल्दी नहीं है कि वो बच्चे को सपोर्ट कर सके, किसी ना किसी तरीके से अबॉर्शन हो जा रहा है, ठीक है, नेचुरली। तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल उमड़ रही है ना। अब यहाँ पर इनफर्टिलिटी को हम सही कर सकते हैं थ्रू असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART। इनमें क्या क्या मेथड्स आते हैं? असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में पहला हमारे पास IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो, जहाँ पर भी वर्ड इन विट्रो आता है इसका मतलब वहाँ हम लैब में कुछ कर रहे हैं। तो इन विट्रो क्या कर रहे हैं? लैब में फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फीमेल्स का हम ओवम लेंगे, एक फीमेल होगी, या तो वो मदर होगी या तो किसी और, एक पेरेंट या डोनर से ओवम आएगा, दूसरे से स्पर्म आएगा, और हम इसे लैब में इन अ पेट्री डिश सूटेबल इन्वायरमेंट देंगे और वहाँ फर्टिलाइज करवाएंगे। बस इतना ही काम है, फर्टिलाइज करवा देना। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट, ठीक है। जाइगोट हमने बना लिया। अब हम आते हैं अगले टेक्निक पर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर या फिर इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ये जो जाइगोट बन चुका है ये 8 सेल्स तक, 8 to 16 सेल्स तक डिवाइड करेगा, तो हम इसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि वैसे भी हमें पता है कि ये जो हमारा यूट्रस होता है, ये जो हमारा यूट्रस होता है एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन इसी जगह पर होता है, फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद फिर ये जो जाइगोट है वो इस साइड जाता है इम्प्लांट होने के लिए। तो हमें क्या करना है, फर्टिलाइजेशन हमने करा लिया IVF मेथड से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फिर हमने इस जाइगोट को 8 to 16 सेल्स तक ग्रो होने दिया यहीं पर लैब में। अब हम इसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, जिसे हम अब कहेंगे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, या फिर अब हम सीधे सीधे इसे यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। अगर ये 16 to 32 सेल स्टेज पर आ गया है तो इसे हम कहेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। अब दूसरा एक टेक्निक है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो मतलब अब बॉडी के अंदर हो रहा है, इन विट्रो मतलब लैब में था, इन वीवो मतलब बॉडी के अंदर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हो सकता है कि ये जो फीमेल थी, इस फीमेल में गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं या कोई भी ऐसा, तो हमने क्या किया, गैमेट्स हमने यहाँ पहुँचा दिए, अब एग पहुँचा दिया, अब स्पर्म आया और यहाँ पर बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करवाया है, ठीक है। तो इन विवो फर्टिलाइजेशन में बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। अब यहाँ से ये जो जाइगोट बना है या तो सेम फीमेल में आगे डेवलपमेंट कंटिन्यू होगा, या तो फिर हम यहाँ से निकाल करके एक सरोगेट मदर में इसे ट्रांसफर कर सकते हैं और सरोगेसी, ओके। देखो ये है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसी का एक पार्ट आ जाता है गैमीट। जब भी कोई फीमेल गैमीट नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, गैमीट मतलब एग, ठीक है, गैमीट नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है तो हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे गैमीट को, या तो अगर ज़रूरत हुआ तो हम यहाँ पर स्पर्म भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गैमीट को हमने यहाँ ट्रांसफ़र करा दिया, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर ही या तो कंसीव होगा या तो फिर इन सरोगेट मदर, ठीक है।
अगला आ जाते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब हमें क्या करना है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करवाना है। तो हो सकता है कि यहाँ पर सब कुछ सही हो, ठीक है, स्पर्म भी आ रहे हैं, गैमेट्स बन रहा है, फीमेल का यूट्रस बिल्कुल हेल्दी है, पर एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है। ड्यू टू हो सकता है स्पर्म के एक्रोसोम में कोई प्रॉब्लम है कि स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा है जो ओवम है उसके न्यूक्लियस को। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ है हमारा ओवम, ओवम में है हमारे पास हमारा न्यूक्लियस, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, थ्रू इंजेक्शन हम इसके साइटोप्लाज्म में इंट्रोड्यूस करा देते हैं स्पर्म को। उसके बाद आगे का काम यहाँ पर हो जाएगा, जो कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ बोल देंगे कि ये N से 2N बन चुका है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बन चुका है। तो हो सकता है स्पर्म का एक्रोसोम काम ना कर पा रहा हो, या स्पर्म रीच ना कर पा रहा हो एग के आसपास, मोटिलिटी बहुत स्लो हो, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अगर होंगे तो हम यहाँ पर थ्रू इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शंस, हम सीधे ओवम के अंदर स्पर्म को ट्रांसफर कर देंगे, भेज देंगे, ठीक है। नाउ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, लास्ट है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब जब मेल गैमेट्स को फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन। तो अगर ये नेचुरली नहीं हो पा रहा है ड्यू टू एनी रीजंस, ड्यू टू प्रॉब्लम इन इरेक्शन, ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, तो वहाँ पर आर्टिफिशियली हम इंट्रोड्यूस कराएंगे क्या, मेल गैमेट्स दैट इज स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है, फीमेल के वेजाइना में, सर्विक्स में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कराएंगे, और उसके बाद जो नॉर्मल चीज़ें हैं अपना स्पर्म एंड एग का फर्टिलाइजेशन होगा एंड देन डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो ये सारे टेक्निक्स इनफर्टिलिटी के लिए बने हैं कि इनफर्टिलिटी को किसी भी तरीके से हम कंट्रोल करें, इनफर्टिलिटी का हम एक सोल्यूशन दें, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। सो दिस इज़ ऑल इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एंड होपफुली सबको समझ में आया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2025, एंड प्लीज़ पढ़ते रहो एंड सबका नाम रोशन करते रहो। थैंक यू।